अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एज़ ऑफ़ नाउ जो पिछले 48 घंटों में बलूचिस्तान में सिचुएशन अनफ़ोल्ड की है वो आप सबके सामने होगी यकीनन। इसमें जो अहम फैक्ट्स हैं जो अब तक मुतय्यन हुई हैं वो ये है कि 177 के करीब दहशतगर्द जो हैं वो मारे गए हैं। 3 दिन का ये ऑपरेशन रफली चला है, 48-72 घंटे, और 16 सिक्योरिटी पर्सनल शहीद हुए हैं और 33 सिविलियन शहीद हुए हैं। इसको समझने के लिए बहुत से देखने के ज़ाविये हैं कि भाई कहाँ से, कब, कैसे, किधर शुरू हुआ, बट इसको ड्रॉप सीन या हेयर एंड नाउ में समझने की कोशिश करते हैं। और इसको समझने का, हालांकि पार्लियामेंट में बहुत लंबी तकरीरें और बहस हुई है और वो रेजोल्यूशन भी पास हुई है कंडेमनेशन की और उसके लाएअमल के लिए। ऑपरेशन की बात की जा रही है, वहाँ फ़ौज की मज़ीद तैनाती की बात की जा रही है, बहुत से अपोजिशन और करंट गवर्नमेंट की लीडरशिप ने अपनी बातें की हैं, लेकिन बेहतरीन तरीका मेरे ख्याल में इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, कि आप डायरेक्टली जाके जो बोलने वाला है, जो करने वाला है, अमल करने वाला, उसके मुंह से आप उसकी ज़बानी सुन लेते हैं। और वो हम बशीर सेब साहब की तकरीर को यहाँ पे उसका आप स्निपेट भी देख सकते हैं। कुर्बान मरेर पदानुम सलो करे हिम्मत केरे हौसला बिठपेरे। ये बशीर सेब साहब की आपने खुद ज़बानी सुनी है, 10 से 12 मिनट की तकरीर है ऑपरेशन हैरोफ 2 की, इसमें अनाउंसमेंट है। इसको आप तफसील से खुद देखना चाहें तो देख लीजिएगा, बट हम इसको डाइसेक्ट करेंगे कि इसके पीछे साइकोलॉजी या इसके पीछे थिंकिंग क्या है इस वक्त दुनिया के अंदर, जो इतनी ज़्यादा कॉन्सनट्रेट कर गई है बलूचिस्तान के एक वो आप कह लें एक दहशतगर्द मूवमेंट की शक्ल में। पहले उन्होंने ये वाज़ेह किया कि फ़ाइटर और एक्टिविस्ट बराबर आ जाएं। उन्होंने तकरीर के स्टार्ट में कह दिया कि कुछ के पास राइफलें हैं, कुछ के पास पत्थर हैं, कुछ के पास लकड़ियाँ हैं, कुछ के पास कुछ ऑयल या कोई डीजल या कोई तेल है। ये सारा कुछ इकट्ठे मिलके एक आग भड़काने के लिए आप सब बाहर आ जाएं। यानी ऑपरेशन हैरोफ 2 मिलिट्री ऑपरेशन तक महदूद नहीं था। इसका मकसद था कि उन छोटे शहरों कस्बों के अंदर जहाँ जहाँ लोग सपोर्ट करते हैं इस बलोच कॉज को, वो भी बाहर आ जाएं। तो उन्होंने दोनों तरफ इशारा कर दिया कि सिर्फ ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज के थ्रू नहीं होगा, और ये अवाम की जो बलोच अवाम है उसकी नेशनल या कंसेंसस या एक अवामी सपोर्ट के तहत ही हो सकता है। उसके बाद उन्होंने फिर वही टिपिकल बातें की कि विरासत ये हमारी है, ये मदर लैंड है, ये मादर भूमि है हमारी, ये हमारी माँ है, धरती माँ है, और ये सिर्फ बलोच कौमियत की है, इस पर किसी का हक नहीं है। उसमें उन्होंने नाम भी ले लिया फहरिस्त में कि पंजाबी अव्वलीन, और उसके बाद उनके साथी अगर पश्तून या सिंधी या अगर खाके बलोच भी हो तो वो भी उनमें शुमार किए जाएंगे, और इसका हक सिर्फ इज्तिमाई बलोच कौम के ऊपर है जो इस कंसेंसस में साथ खड़ी है कि हमने अलग होना है पाकिस्तान से। उसके बाद उन्होंने कहा पंजाब का ये तसल्लुत है, पंजाबियों की ये फ़ौज है, और उसके नॉन पंजाबी कोलैबोरेटर भी हैं, यानी पश्तून, सिंधी, बलोच वगैरह। उसके बाद उन्होंने कहा कि कोई पीसफुल रेजोल्यूशन नहीं हो सकता इस चीज़ का, ये लड़ाई से ही, झगड़े से ही इसका फैसला होगा, और रिजेक्शन करते हैं हम पूरी तरह से किसी भी सरकारी प्रोसेस की। और इससे उन्होंने मज़ीद ऐड किया कि हम किसी भी किस्म के सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं मानेंगे, यानी सड़क, दफ्तर, कोई नादरा का कोई दफ्तर हो, कोई पुलिस का दफ्तर हो, कोई भी चीज़, चौकी, कोई 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 बिजली का स्टेशन, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक यूज़ का गुड बना हुआ हो जो सरकार की तरफ से दिया गया हो या पाकिस्तान की स्टेट को रिप्रेजेंट करता हो। उन्होंने कहा हमारी पाक सरजमीन पर ये एक पलीत निशान है पाकिस्तान का और पंजाबियों का। तो उन्होंने इक्विफिकेशन की कि पंजाब ही पाकिस्तान है और पाकिस्तान ही पंजाब है। और वो जो एक ऑनलाइन, ये जो एक पॉपुलर रेटरिक बनाया जा रहा है पिछले 15-20 साल से पावर की डायनामिक्स की बुनियाद पे, जो कि एक सोशलिस्ट या मार्क्सिस्ट लेंस से बनाया जा रहा है पाकिस्तान की ही लिबरल इंटेलिजेंसिया की तरफ से, उसको भी हम आगे एड्रेस करते हैं। उस नैरेटिव को उन्होंने बड़े आसानी से, बड़े तरीके से खेला उसको उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि कोई सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई सरकारी इदारा, कोई पब्लिक इंस्टीट्यूशन हम नहीं मानेंगे, उसको हम यहाँ से मार के निकालेंगे और उसको तोड़ देंगे, गिरा देंगे, जला देंगे। उन्होंने जो पत्थर और फ्यूल का पहले जिक्र किया था ना, लकड़ी और आग और वगैरह, वो यही था कि जलाओ, चीज़ों को तोड़ो। और अगर आप नोट करेंगे तो इन्होंने बैंकों पे, मेन बाज़ार में, कोई भी ऐसे प्राइवेट या पब्लिक इंस्टीट्यूशन होना जो ज़रा मेन लैंड कोट एंड कोट पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है, उसको उन्होंने डेटोनेशंस में टारगेट भी किया। उन्होंने क्लेम किया कि हम हज़ारों हैं और अक्रॉस बलूचिस्तान फैले में, और हम सब सपोर्ट करते हैं इस कॉज को। ये किसी जमात या ग्रोह का कॉज नहीं, ये पूरी बलोच कौमियत का कॉज है, यानी रिफरिंग टू नॉट जस्ट BLA या कोई और जमात, बट सब बलोच लोग जो इसको समझते हैं कि पंजाब जो है वो हमारे वसाइल के ऊपर, हमारी ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा करना चाहता है। उन्होंने मज़ीद इतनी जो खूबसूरत, जो मेरे ख्याल में बहुत ही बलीग उन्होंने तकरीर की है, उसके अंदर मज़ीद उन्होंने कहा पंजाबी जो है वो रेपिस्ट होते हैं, इनका ट्रेडिशन, हाँ इतना हंसी आ रही है आप लोगों को। उसने कहा ये ट्रेडिशन है इन लोगों का, और अनकरीब आप देखेंगे कि जिस तरह आपके वसाइल को ये रेप और लूट करते हैं, अनकरीब आप देखेंगे कि आपकी माएँ, औरतें, बच्चे जो हैं वो बाज़ारों में, सड़कों में, जंगलात में, बियाबानों में उनकी लाशें मस्शुदा हालत में मिलेंगी और वो रेप हुई हुई होंगी। बिल्कुल ठीक। उसके बाद उन्होंने बड़ी फैसिनेटिंग बात की कि नेशनहुड का तस्वुर
कौमियत का तसव्वुर हमारा तब तक एक्चुअलाइज नहीं होगा और हमें इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं मिलेगी। ये बात नोट कीजिएगा, जब तक कि हम वायलेंस के साथ, ताकत के साथ एक फोर्स की शक्ल में अपने आप को नहीं वो प्रेजेंट करेंगे। यानी उन्होंने ये भी इशारा कर दिया कि अब जो मामला गर्म है दुनिया के अंदर और जहाँ पे दुनिया की अक़वाम का इंटरेस्ट है इस खित्ते के अंदर, हम उस इंटरेस्ट का वेक्टर बन सकते हैं। यहाँ पे हम वो फिफ्थ कॉलम बन सकते हैं अगर हम एक मुनज़्ज़म जमात की शक्ल देते हैं। ये मैं रीड बिटवीन द लाइन्स कर रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने बड़ी अच्छी एक लेक्चर दिया रियाल पॉलिटिक पे कि पावर इज़ पावर। तो मुझे लगने लगा कि मैं गांधी साहब या कोई सैयद मुजम्मिल साहब को सुन रहा हूँ, तो बिल्कुल जैसे मेरे कान वाकई में एकदम से अचंभे में आ गया कि यार ये कौन तकरीर कर रहा है। उन्होंने कहा ताकत ताकत है, क्योंकि ताकत ताकत है और दुनिया में इसी चीज़ को माना जाता है और ये तारीख गवाह है इस पर कि सिर्फ ताकत की बिना पे फैसले होते हैं। तो ताकत को वील्ड करना बलोच कौम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको वेपनाइज करना और एक अस्करी एफर्ट के ज़रिए अपनी बाजियाबी को सिक्योर करवाना। ये इनकी तकरीर के ऊपर बहुत ही चीमा गोई हुई हैं। ट्विटर के ऊपर ऑनलाइन सारी बहसें हो रही हैं। हमारे दानिश्वर जो हैं वो खामोश हैं बिकॉज वो काफ़ी हद तक बलोच सेपरेटिज्म के लिए कवर रन करते रहे हैं हिस्टोरिकली। तो अब चले हम जो दानिश्वर नहीं हैं, हम ले यूट्यूबर है, हम चले इस पर कोई दो बात कर देते हैं कि ये क्या है। ये दुनिया को देखने का जाविया, ये एक सोशलिस्ट मार्क्सिस्ट या एक पोस्ट मॉडर्निस्ट जाविया है जिसके ज़रिए पावर ही जो है वो मेट्रिक है जो कौमों के दरमियान, ग्रोहों के दरमियान, क्लासेस के दरमियान, जेंडर के दरमियान डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है। यानी मर्द और औरत आपस में क्या है, वो मियाँ बीवी नहीं है, वो बाप बेटा माँ बेटी इस तरह के रिश्तों में नहीं है, बहन भाई नहीं है, वो पावर डायनेमिक के अंदर है। एक पावरफुल है, दूसरा कमज़ोर है, एक एक्सप्लॉइटर है और एक एक्सप्लॉइटेड है। ये वो मार्क्सिस्ट ज़ाविया दुनिया को देखने का। यानी एक फैक्ट्री है, उसमें एक मालिक है तो मुलाजिम है, वो कोई रिलेशनशिप उनका क्या है, बाकी सारे रिलेशनशिप सानवी हैं, बेमायनी है। मेन रिलेशनशिप जो है वो प्राइमरी जो है वो रिलेशनशिप वही है एक्सप्लॉइटर और एक्सप्लॉइटेड, एक्सप्लॉइट करने वाला रिसोर्सेज को और जिसकी एक्सप्लॉइटेशन की जाती है। इसी तरह कौमों के दरमियान जो पाकिस्तान एक मजमूआ है अक़वाम का, एथनिक ग्रुप्स का, तो इसके शुरू से ही डे वन से जो मसला था कि ये सेकुलर ढांचे में क्यों नहीं हिंदुस्तान के इसमें इस सांचे में फ़िट किया गया, ये अलग मसला अलग बला क्यों खड़ी की गई। हमारी लिबरल इंटेलिजेंसिया को मैं लेफ्ट विंग को कहूँगा वो अपॉर्चुनिस्ट है प्राइमरली, उनको अंग्रेज़ी में शिट लिब्स कहा जाता है। शिट से मुराद यानी कि वो हर कॉज के साथ खड़े होते हैं जो हो चुका हुआ होता है। यानी आज के दौर के अंदर वो हर कॉज में हुकूमत के साथ खड़े होते हैं या ताकत के ऐवानों के साथ खड़े होते हैं या हर एक्सप्लॉइटेटिव एंटिटी के साथ खड़े होते हैं। यानी कि वो इसी जाविये को मानते होते हैं कि पावर इज़ पावर। बाद में पास्ट में वो बात करते होते हैं कि एक मार्टिन लूथर किंग था और एक ब्लैक मूवमेंट थी और एक फलाना था। आज के दौर में ये सारे के सारे जेंडर, सेक्स, वसाइल की बहसें, ये सारे हथकंडे होते हैं मॉरल मेजॉरिटी को ब्राउ बीट करने के लिए। जो मॉरल मेजॉरिटी पाकिस्तान में बनती है जो कि इत्तेफाक से पंजाबियों की है या इत्तेफाक से सुन्नियों की है या इत्तेफाक से मज़हब दोस्त मुसलमानों की है, उनको ब्राउ बीट करने के लिए, उनको हरास करने के लिए होता है कि तुम लोगों की वजह से ये नहीं हो रहा। बेसिक प्रिंसिपल क्या है, अगर आप लम्स में चले जाएं, अगर आप QAU के अंदर चले जाएं, अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर चले जाएं, आप GC यूनिवर्सिटी के अंदर चले जाएं, कि हमारी लिबरल इंटेलिजेंसिया वहाँ पे एक ही सबक पढ़ाती है सुबह से शाम, पॉलिटिकल साइंस की फील्ड के अंदर, तारीख की फील्ड के अंदर, कि पाकिस्तान तो बनना ही नहीं चाहिए था। असल लोग तो थे वो नेहरू और गांधी और कायदे आज़म तो बिल्कुल एक जैसे अपॉर्चुनिस्ट लॉयर थे और पाकिस्तान मूवमेंट जो है वो ज़मींदारों का एक खेल था और मजहबी तबके की एक शरारत थी और ये था और वो था और फलान था। यानी वो बहुत सी कंस्पिरेटोरियल किस्म की कॉन्ट्रडिक्टरी एट टाइम्स नैरेटिव्स को रन करते हैं कि बस पाकिस्तान की नफरत किसी तरह जवानों के अंदर डाल दी जाए और इसका वो सबूत देते हैं कि कतर की लड़ाई और अलहदगी बांग्लादेश की, कि हैंस प्रूवन ये कौम मुख्तलिफ अक़वाम को इकट्ठा करके, मुख्तलिफ एथनिक ग्रोहों को इकट्ठा करके एक नज़रियाती मुल्क नहीं बना सकते, लिहाजा हमें हिंदुस्तान का हिस्सा होना चाहिए था। अब क्या करें, अब हमें इसकी रासें पकड़ा दो, इस घोड़े की, इसकी नकेल हमें पकड़ा दो, हम चलाएंगे इसको। अब वो ये भी नहीं कहेंगे कि हिंदुस्तान से वहाँ पे शामिल हो जाओ, क्योंकि जो उनका ख्वाब वाला हिंदुस्तान था वो भी उनकी आंखों के सामने पिछले 20 साल में ढेर हो गया। वो कहेंगे कि इसको अब हम एक सेकुलर एक्सपेरिमेंटल रियासत बना लेते हैं और हम इसके अंदर जो है वो बराबरी का एक वो तस्वर पेश करेंगे जो कि इंटरनेशनल ह्यूमन स्टैंडर्ड्स पे हो। पिछले दिनों एक साहिब का मैं इसी तरह इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने कहा जिनीवा कन्वेंशन जो है वो हमारा ऑब्जेक्टिव मैट्रिक है जिसके ज़रिए हम दुनिया का वो देखने का उसका हमारा जाविया वो है। तो ये इनकी दुनिया है और इन लोगों ने पिछले 15-20 सालों के अंदर वॉर ऑन टेरर के ज़माने से जब इनके ऊपर फंड्स का मुंह खुला है तो इन्होंने लाखों करोड़ों की तादाद में ये पैसे इकट्ठे किए हैं, डॉलर इकट्ठे किए हैं और इन्होंने नौजवानों के ब्रेन वाइप किए और वॉश किए और वहाँ पे स्टडी सर्कल के नाम पे उनको बताया कि पंजाबी तुम्हारा एक्सप्लॉइटर है और उसको उसी जाविये पे चस्पा किया जिस पे सोशलिस्ट मार्क्सिस्ट अमेरिका में करते हैं या यूरोप में करते हैं कि यूरोपियन कॉलोनाइजर जिस तरह एक्सप्लॉइटर था उस तरह पंजाबी एक कॉलोनाइजर है। हालांकि पंजाब खुद एक महकूम कौम रही है
चाहे वो मुग़ल राज के अंदर हो, चाहे वो बरतानवी राज के अंदर हो। लेकिन वो ये कहना चाहते हैं कि जो नई एक्सटेंशन है वाइट मैन की यहाँ पे, या वाइट मैन की एक्सप्लॉयटेशन की, वो पंजाबी हैं और वो सुन्नी है। यानी सुन्नियत भी साथ जोड़नी होती है कभी कभी, और जब कन्वीनियंट होता है सिर्फ पंजाबियत को जोड़ दिया जाता है यहाँ पे। ये एक काइंड ऑफ थिंकिंग है कि जो सिंपली बड़ी एक लेथार्जिक थिंकिंग होती है कि कहीं भी कोई इम्बैलेंस हो पावर का तो वो इमीडिएटली पॉइंट करते हैं मेजॉरिटी की तरफ, या जो ताकतवर हल्का होता है कि इन्होंने किया। क्या ऐसे कोई पंजाबियों के यहाँ ट्रेडिशन या कल्चरल वैल्यूज़ या बिहेवियर्स मौजूद हैं कि जो वो कहते हैं कि बलोचों को अपने जाके एक्सप्लॉइट करना है? नहीं, ऐसी बात आप पाएंगे कि नहीं ऐसी बात। हकीकत ये है कि पाकिस्तान एक ऐसा रियासत कभी भी रिप्रेजेंटेटिव रियासत बनी नहीं, और इन लोगों को भी जिनको परवाना दिया गया यूनिवर्सिटियों के अंदर, ये हमारी स्टेट नहीं दिया, उन्होंने ही हैंडशेक किए नॉर्वे के और सो कॉल्ड एम्बेसडर्स के साथ कि आए इन बच्चों को लाएं। शीवनिंग स्कॉलर्स हमारे कहाँ हैं? कहाँ हैं हमारे रोड स्कॉलर्स? इनकी पीएचडियाँ तो करवाएं सर। इनको हम ला के सजा के अपने माथे का झूमर बनाएंगे, इनको हम NGOs के अंदर नौकरियां दिलवाएंगे सर, इनको हम बिठाएंगे थिंक टैंक्स की सदारत की चेयर्स के ऊपर सर, ये बैठ के पॉलिसीज हमें बताया करेंगे कि हमारे मुल्क में क्या होना चाहिए। और उन्होंने वही किया, जेंडर और सेक्स के नाम पे खिलवाड़, लिसानी एथनिक ग्रोहों के नाम पे खिलवाड़, और वगैरह वगैरह। जॉर्ज ऑरवेल के नॉवल 1984 और क्रिश्चियन बेल की साइफाई एक्शन मूवी इक्विलिब्रियम के दरमियान क्या कॉमन है? इमीडिएटली देखते हैं तो लगता है कुछ भी नहीं, लेकिन जब गहराई में जाते हैं तो पता लगता है कि ये दोनों थीमेटिकली एक चीज़ के बारे में, वो है डिस्टोपियन गवर्नमेंट, इसको बिग ब्रदर भी कहते हैं। जो बिग ब्रदर जो हमेशा देख रहा होता है आपको। बिग ब्रदर का चर्चा तो बहुत है आजकल पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड थीम्स को समझने के लिए हमने द क्लब बनाया है, जो कि पहले तो सिर्फ एक बुक क्लब हुआ करता था पिछले 1-1.5 साल के लिए, लेकिन अब हमने उसको एक यूनिवर्सल क्लब बना दिया है। इसके अंदर किताबें, पॉपुलर फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज, आर्टिकल्स, पब्लिश्ड पेपर्स, इन सारों का मजमुआ बना के हम थीमेटिकली मंथ टू मंथ कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को एक ग्रुप सेटिंग के अंदर एक कम्युनिटी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, eonpodcast.com पे जाएं और अपनी मेंबरशिप परचेज करें, ताकि हम जुमे के जुमे आपसे मुलाकात कर सकें। सी यू देयर इंशाल्लाह। ये मसला पुराना है, लेकिन बलूचिस्तान का ये, इसकी सिर्फ मैंने नई शक्ल की आज के दौर में बात कर रहा हूँ। वो सारे पॉइंट्स जो हैं वो उन्होंने हिट किए जनाब ने, और उन्होंने हर वो हरबा इस्तेमाल किया कि बस नेशनहुड अगर चाहिए, इंटरनेशनल सपोर्ट चाहिए, तो अपने आप को एक मुनज़्ज़म फोर्स बना लो। ये क्या बात थी इसके अंदर? उन्होंने इशारा कर दिया, इशारा समझने वालों के लिए काफ़ी है कि जिस तरह के कुर्दों को एयर सपोर्ट मिली थी, इंटरनेशनल सपोर्ट मिली थी, और अपने मुल्क बनाने की स्ट्रगल के अंदर उनकी मदद की गई थी, तो उसके लिए ये है कि मुनज़्ज़म फोर्स बनना पड़ेगा। और ये कुर्दों की वो मिसाल में ही आप अपने आप को ढालना चाह रहे हैं कि वो मुनज़्ज़म, अब यानी उन्होंने इशारा ये कर दिया वाज़े कि दुनिया की अक़वाम वेट कर रही है कि कहीं यहाँ पे कोई वेक्टर तैयार हो कि जहाँ पे इसमें पैसा डाला जाए। पाकिस्तान की स्टेट क्लेम करती है कि हिंदुस्तान सिर्फ इसमें इंटरेस्टेड है। मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ, हिंदुस्तान रीजनली इंटरेस्टेड है, और भी बड़े लोग हैं यहाँ पे। UAE है जो इंटरेस्टेड है, इसराइल है जो इंटरेस्टेड है, अमेरिका है जो इंटरेस्टेड है। कौन है जिसने कुर्दों को एयर सपोर्ट दिया इतने साल? वॉर ऑन टेरर की 2 दहाइयों में सीरिया में, इराक में और तुर्की में उनके ऑपरेशंस को किसने सपोर्ट दिया? वो मगरबी है, जो अमेरिका की शक्ल में आता है सामने, कभी इसराइल की शक्ल में आता है, जो कभी UAE की शक्ल में भी आता है। तो उन्हें बलोच जो एक फरलॉन्ग दूरी सिर्फ बलोच जो एथनिक स्ट्रगल है उसमें उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। सूडान में, सोमालिया में, और अब आने वाले हमारे हफ्तर साहब जिस तरह यहाँ पे आए हुए हैं, हमने उनको इतने सर आंखों में उनको रिसीव किया, वो भी एक वॉरलॉर्ड हैं जो UAE बैक्ड हैं लिबिया के अंदर। तो वहाँ पे एथनिक और छोटे ग्रोहों की स्ट्रगल्स में इतना इंटरेस्ट है, तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में इन मुल्कों का इंटरेस्ट नहीं होगा। लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस की थी, आई थिंक परसों, तो हमने प्लेटफॉर्म पे मजाक से ये भी कहा था कि ये फितरतल UAE भी इसको आप कह सकते हैं, या फितरत इसराइल भी कह सकते हैं, फितरत अमेरिका भी कह सकते हैं, क्योंकि ये 1-2 दिन की बात है कि जब दिल करे मगरबी ताकतें जो हैं इसके अंदर पैसे फ्लड करना शुरू कर दें। अब बात आती है कि इस नज़रिए की डिसमेंटलिंग कैसे की जाएगी, इस फिक्र को रिवर्स कैसे किया जाएगा। उन्होंने तो वाज़े कर दिया है, अगर आप अच्छी चीज़ें बनाएंगे, Catch-22 है ना, आप वो कहते हैं हम अंडर सर्व्ड है, हमें सामान नहीं मिला, हमें साजो सामान नहीं मिला, सेंटर से हमेशा एक्सप्लॉइट किया गया। अब आप साजो सामान फराहम करेंगे तो क्या होगा? वो क्या कह रहे हैं जनाब कि हम नहीं मानते सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर को, हम नहीं मानते किसी भी पलीत निशानी को पाकिस्तान की रियासत की। तो अब ये मसला जो है वो एक गफलगूस में चला गया, और अब ये वायलेंस से ही, अगर उन्होंने खुद ख्वाहिश की है इसकी, हैं जी, कि पंजाबी बड़े जालिम होते हैं और पंजाबी जो हैं वो डिस्ट्रॉयर्स होते हैं और रेपिस्ट होते हैं और तबाही फेरते हैं, तो फिर ठीक है भाई, अगर ये फ़ौज पंजाब की है तो फिर पंजाब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जाके तबाही फेर दें इनके ऊपर। वो कह रहे हैं ना हम रियासत को मानेंगे, ना हम किसी तकरीर, ना किसी प्रोसेस, ना किसी नोटिफिकेशन, ना किसी पार्लियामेंट्री, उसने नाम ले लेके हर चीज़ का है, बिल, असेंबली बिल, पंजाब सूबाई असेंबली का, नेशनल असेंबली का,
आप कुछ प्रोसेस नहीं मान रहे तो या एनार्की है या सेपरेटिज्म है। तो एनार्की चूंकि है नहीं, हम मानने को तैयार नहीं है, ना पंजाब में, ना खैबर में, ना सिंध में, ना बलोचिस्तान की आम आवाम मानती है एनार्की को, लोगों को अमन से ज़िंदगी जीने का शौक़ है अपना, तो फिर वायलेंस ही इसका हल है। और इसका हल वायलेंस के ज़रिए इस तरह होगा, अगर दो मिसालें हैं, दो बड़ी एथनिक स्ट्रगल्स की, तीन ले लें आप चलें, एक बांग्लादेश की, वहाँ पे भी परपोर्टेड बहुत बड़े वॉर क्राइम्स दोनों साइड्स पे हुए थे, इंडिया की तरफ से, बंगालों की तरफ से और पाकिस्तानियों की तरफ से। एक वो मिसाल है, वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी थी, पंजाब पाकिस्तान का मेन लैंड बहुत दूर था, ऑपरेशंस बड़े मुश्किल से चलें, वो मिसाल नहीं फिट होती। कुर्दों की मिसाल ले लेते हैं, उनकी तादाद 4-5 गुना ज़्यादा है बलोचों से, वो 3 मुल्कों के अंदर फैले हुए हैं और वहाँ बराह रास्त अमेरिका का इंटरेस्ट था वॉर ऑन टेरर के अंदर। तो चलें, उनको छतर छाया मिल गई एयर सपोर्ट की और उनको ग्राउंड सपोर्ट भी मिल गई। कभी आईसिस से लड़ने के बहाने में, मुझे याद है कभी किससे लड़ने के बहाने में अमेरिका की, इसराइल की सपोर्ट मिल जाया करती थी। चलें, वो भी मिसाल नहीं फिट होती। आप पे कौन सी मिसाल फिट होती है बलोचों पे? आपको क्या लगता है? हकीकी मिसाल जो फिट होती है वो टामिल टाइगर्स की होती है, वो ईलम की उन हिंदुओं पे होती है जो बेचारे अपनी एक स्ट्रगल के लिए लड़ रहे थे, वाकई में उनके खिलाफ भी एक्सप्लॉयटेशन थी, और बलोच कौमियत की एक्सप्लॉयटेशन को हम नहीं वो करते, उस पर नज़रअंदाज नहीं करते। लेकिन उस वायलेंट स्ट्रगल का क्या अंजाम निकला था? इंडिया की गवर्नमेंट ने और श्रीलंका की गवर्नमेंट ने मिलकर क्या किया था? एक मैस जेनोसाइड किया था टामिल लोगों का। आज तक वो टामिल लोग डायस्पोरा में अमेरिका और यूरोप में रहते हैं और चंद गिनती की तादाद में रह गए हैं, और वो अपनी टामिलियननेस को या टामिलनेस को या अपनी श्रीलंकननेस को टोटली अबैंडन कर चुके हैं। वो अमेरिकन या यूरोपी अपने आप को मानते हैं। हकीकत यह है कि जिस तरह की पॉपुलेशन डेंसिटी है, जिस तरह के वसाइल हैं और जिस तरह से पाकिस्तान का घिराव है बलूचिस्तान के ऊपर, तो आपका अंजाम अनफॉर्चुनेटली यही वाला होगा। और उस पार्लियामेंट्री प्रोसीजर और पब्लिक प्रोसीजर, हाउ एवर फ्लॉड इट इज़, जितने भी उसके अंदर मसाइल हैं, वो आपको इख्तियार करना पड़ेगा, प्रोटेस्ट को इख्तियार करना होगा, सिविल राइट्स के तरीके को इख्तियार करना पड़ेगा। हालांकि मैं उनके उस डिबेट से, स्ट्रगल से उस तरह से एग्री नहीं करता कि वो एथनिक कोई स्ट्रगल है। बलूचिस्तान एक सूबों में से जहाँ अंडर सर्विस है पाकिस्तान की, दैट इज़ ऑल। जिस तरह ट्राइबल एरियाज़ में है, जिस तरह जनरली खैबर के अंदर है, दैट इज़ ऑल। ना वो किसी एथनिक ग्रुप की टारगेटिंग है, ना वो किसी एथनिक ग्रुप की स्पेशल स्ट्रगल है, ना उस एथनिक ग्रुप की कोई तारीख है कि उसकी बड़े कोई मुल्क था और बड़ी कोई तारीख थी अपनी, वो जो उनको अलग होना चाहिए। नज़रिया पाकिस्तान में अगर वो फिट बैठते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद जिस पे इत्तेफाक हुआ हुआ नज़रिया पाकिस्तान के ऊपर, तो फिर लड़ाई ही है, बात नहीं होगी उसके बाद। इसके अलावा आपने बड़े अनफॉर्चुनेट विजुअल्स देखे होंगे कि 3 ख़वातीन जो सामने आई हैं, एक बुज़ुर्ग खातून थी और 2 नौजवान बच्चियाँ 20-22 साल की, और एक बुज़ुर्ग खातून जो 60-70 साल की थी। और उनके विजुअल्स ने बहुत हिलाया दिल, लोगों का दिल दहल गए लोगों के कि यार ये ख़वातीन भी हैं, लड़ने आ गई हैं मैदान में। तो उनका जब मालूम हुआ कि वो फ़िदाई ऑपरेशंस के लिए उन्होंने ख़वातीन को तैयार किया था, किसी न किसी वजह से जो बुज़ुर्ग खातून होंगी उनका दिल जला हुआ होगा, कोई रिश्तेदार, कोई अजीज़, किसी के ख़िलाफ़ कोई क्रैकडाउन, कोई मिसिंग पर्सनस, इट्स नॉट वेरी हार्ड टू सरमाइज़ कि क्यों वो मोटिवेट हुई हैं। और यंग जो बच्ची हैं वो तो काफ़ी ऑब्वियस है कि वो आइडियोलॉजी या नज़रिए की या वो एथनिक स्ट्रगल की ज़ील जो होती है, उसकी आग जो होती है, जो यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों, स्कूलों में वो बचपन से कहानियाँ सुनते आ रही होती हैं, पंजाबियों को जहाँ डिमोनाइज़ किया जा रहा होता है और बताया जा रहा होता है कि बाकी पाकिस्तानी दरिंदे हैं और वैसे हैं और ऐसे हैं, उन्होंने भी अपनी जान जाके एक माज़रत के साथ एक बातिल मौत मरी और जाके खुदकुश हमला किया फॉर नथिंग। ना इसका कोई हासिल वसूल होगा, ना बलोच स्ट्रगल का कुछ बनेगा, ना उसके कोई डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई मेटाफिजिकल हायर ऑर्डर गोल्स हैं। हायर ऑर्डर मेटाफिजिकल गोल्स क्या होते हैं? हम बलोच हैं क्योंकि हम बलोच हैं, क्योंकि हम बलोच हैं, हम बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पैदा हो गए हैं, इसका मतलब है कि हम सबसे बेहतरीन लोग हैं। बेसिकली बलोच टेररिस्ट जो जमातें हैं वो एथनो नेशनलिस्ट जमातें हैं, दे आर एथनो फैशिस्ट्स, कि एक कौमियत बाकी कौमियतों पर बालातर है और बरतर है। और अगर आप इसको सिविलियन कैजुअलिटीज़ में भी मेजर करें तो ज़्यादातर जो लोग मरे हैं वो बलोच लोग ही उनके सामने मरे हैं, यानी अपना कॉज जस्टिफाई करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। और एथनिक स्ट्रगल जो होती हैं उनका अंजाम ऐसे ही होता है, बिकॉज उनके कोई, यानी पाकिस्तान के अगर कोई मकसद है मुस्लिम होमलैंड होने का साउथ एशिया में, तो उससे उनको कोई गर्ज नहीं है, यानी दुनिया में ग्लोबल मकासद न, हमें एक एथनिक ग्रुप की, एक लिसानी ग्रुप की छावनी बनना है बस। उस छावनी के अंदर भी अगर आप वापस कुर्दों की मिसाल देख लें तो जहाँ पे भी उनके शहर बाजियाब हो रहे हैं सीरिया के अंदर, सीरियन हुकूमत की जानिब से, नई सीरियन हुकूमत है, वहाँ उन्होंने बच्चियों को यरगमाली बनाया होता है। आप जाके मंजर देख लें, उनको पूरे मोहल्ले बंद किए होते हैं। वो जो एक इनिशियल एक्साइटमेंट होती है ना अंडर सर्व्ड लोगों में, जो बुरे हाल में रह रहे होते हैं, पस्ती में रह रहे होते हैं, कि जब एकदम से कोई फोर्स आती है और बड़ी फिल्मी, उन्होंने लंबे बाल रखे हुए और उन्होंने बड़े असले लगाए हुए और वो असले से लेस और उन्होंने बड़ी इक्विपमेंट पकड़ी और वो नारे लगा रहे हो अपनी कौमियत के,
तो ये बड़ा फॉरेन जेनेटिक कंपोनेंट है इंसान का, इसको जोश बहुत जल्दी आता है, लेकिन जल्दी वो मालूम हो जाता है कि इनके पल्ले कुछ नहीं है, ये एक एक्सप्लॉयटेटिव फोर्स है जो एक ट्रांसनेशनल एजेंडा को फुलफिल कर रही है यहाँ पे, और वो फर्जी को भी नहीं पता, वो प्यादे को भी नहीं पता कि मैं कहाँ से चलाया जा रहा हूँ, वो बेचारे को खुद अंदाज़ा नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ इस खत्ते के अंदर। उन्हें लगता है कि वो अपनी कौम के बड़े वो नेशनल फोक हीरो बनने जा रहे हैं और मेरे बारे में शेर कहेंगे लोग और गाने बनेंगे और तराने बनेंगे और फिल्म बनेगी मेरे बारे में, और इसी चक्कर में वो करते करते खेलते खूलते मर जाते हैं। और जिस तरह ये 2 मासूम बच्चियाँ मर गई हैं और वो एक आंटी मर गई हैं, ना उनके लिए कोई आप कह लें कोई शादियाना बजेगा, ना उनके लिए कोई दुआ मांगेगा दिल से, ना कोई रोएगा। 2-4 लोग होंगे वो बलोच सेपरेटिज्म वाले, वो उनको उनके बाद में टिकटॉक बना के लगाया करेंगे कि वो हमारी कौम के हीरो थे बहुत बड़े वगैरह वगैरह। अफसोस की बात यह है कि कौम की जवानी आपने मरवा दी है फॉर नो रीज़न। ये बलोच बच्चे बच्चियाँ पाकिस्तान का एसेट हैं, और आज मुझे नज़र नहीं आता कि यहाँ पे हमारे कोई लिबरल आके बता रहे हो कि साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में उनको तरक्की करनी चाहिए थी, वो इस लड़ाई के रास्ते पर क्यों आ गए। पाकिस्तान का वजूद जो है वो चैलेंज हो सकता है, लेकिन हमारे ये एथनिक सूबों के जो नक्शे हैं ये चैलेंज नहीं हो सकते। ये सोचने वाली बात है कि क्या वजह है कि जो लिबरल इंटेलिजेंस है जिसको हमने पाला पोसा है, खुद हमने उसको शंकर पाल के खिला पिला के बड़ा किया, हम तुम्हें पाले हैं शंकर, वो क्या वजह है कि वो पाकिस्तान को ही डसते हैं आके। बिकॉज एक आइडियोलॉजी है, एक फ़िक्र है जो आपने उनको दी थी, बिकॉज आप पाकिस्तान को लिबरलाइज करवाना चाहते थे। पाकिस्तानी स्टेट का ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान को इस्लाम के अलावा या ला इलाहा इल्लल्लाह के अलावा कोई नारा लगाना शुरू कर दे। लेकिन यू कांट टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स। हमें एक ही चीज़ का पता है और एक ही चीज़ समझ आती है, हमारी जनरल कौम का कंसेंसस बुनियाद पर होता है। ना बेनज़ीर हमारी जंजीर है, ना कौमी लिसानी पहचान हमारी जंजीर है। हमारी जंजीर सूबों को बांधने वाली इस्लाम ही हो सकती है, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकती। वरना फिर ठीक है, अगर इतना ही आर्बिट्ररी है कि पाकिस्तान एक 4 दीवारी का नक्शा है तो फिर करने दो बलोचानों, रोला पान दो, उनकी भी मर्ज़ी है। वो भी कहते हैं कि अलग मुल्क होना चाहिए बलोचों का, तो ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन हकीकत ये है कि इसके बिल्कुल बरक्स है, ये ठीक नहीं है। पाकिस्तान एक लाखों लोगों की कुर्बानी दे के बनाया गया मुल्क है, अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे बनाया गया है। वो जो मर्ज़ी हमारे लीडरशिप के अंदर करप्शन हो या कोई मॉरल उनके अंदर डिके हो, वो अपने मकासद के लिए करते हो, लेकिन लाखों करोड़ों अवाम की आप जाने स्टेक पर नहीं लगा सकते। वो इसी चीज़ से एनिमेट होते हैं, चाहे आप इसको रेटरिक मान लें या झूठ मूठ का मान लें या फ़र्जी मान लें, वो एनिमेट इस्लाम के नाम पे ही होते हैं। वो अपनी जान का नजराना इस्लाम के नाम पे पेश करते हैं, चाहे वो फ़ौज में FC में सिपाही हो, कप्तान हो, मेजर हो, करनेल हो, ब्रिगेडियर हो, चाहे वो आम शहरी हो जो टैक्स जमा कराता है टाइम पे, मारे खाता है, पुलिस गर्दी के बावजूद, अपनी सड़क ना ठीक होने के बावजूद पाकिस्तान का साथ अपना देता रहता है। अब इसके अखीर में अमेरिका से जो कुछ हासिल करना था हमने कर लिया हुआ। जो 6 महीने साल की ये एक रोमांस थी, हनीमून था, उन्होंने कह दिया कि बलोच टेररिस्ट होते हैं, BLA वगैरह, तो हमने मान लिया, बहुत मेहरबानी। अब वो वापस अपने हकीकी दोस्त के पास जा रहे हैं। अपना ट्रू लव जो खित्ते के अंदर बनता है वो इंडिया है। शुरू से आपको ये बात बता रहे हैं कि हमारा उनका जो रोमांस है आउटलिव हो जाएगा, आउटलास्ट हो जाएगा, बिकॉज उनको रीजनली इंडिया ही सूट करता है, तादाद के अतबार से, इकोनॉमी के अतबार से, और एज अ कॉम्पिटिटर या एज अ चैलेंजर टू चाइना। वो बात और है कि वो बंदा सोच के हंसी आ जाती है कि चाइना को ये टक्कर देंगे, लेकिन फिर भी और उनके पास ऑप्शन नहीं है। आप वही ताश के पत्तों से खेलते हैं, यू प्ले विद द हैंड दैट यू आर डेल्ट। आपके पास कोई और हाथ नहीं होता, आपके पास वही 4-5 पत्ते होते हैं हाथ में, तो उनमें से एक पत्ता जो है या एक मोरा जो है वो हिंदुस्तान ही बनता है। टैरिफ का जो थ्रेट था, मैं आपको ये बताया था स्टार्ट में जब ये हुआ था कि ये रिपील हो जाएगा, रोल बैक हो जाएगा, इंडिया की और अमेरिका की इंटरडिपेंडेंसी अब इंडस्ट्रियल और बिजनेस और इकोनॉमिक कोऑपरेशन की, और वो आप समझ लें किस्म की बिजनेस छावनी ही है इंडिया अब अमेरिका की, चाहे वो IT के सेक्टर में चाहे कोई और जो इतना बड़ा तगड़ा टैरिफ था 50% का, वो अब 18% पे ले आया गया है। और जो सज़ाएँ थी रशियन ऑयल ख़रीदने की वो भी वापस हो गई है। और जो रेसिप्रोकल टैरिफ जो है, यानी 2 थी ना, 25 से 25 था रेसिप्रोकल टैरिफ की, जो जितना तुम हमारे पे करते हो उतना तुम्हारे पे करेंगे, हम ज़्यादा करेंगे। और दूसरा था सज़ा कि तुमने रूस का तेल क्यों ख़रीदा जब हमने उसको सैंक्शन किया हुआ था। तो 25 जमा 25 50 बनता था, उसको उन्होंने 25 तो सीधा स्लैश कर दिया रशिया की सज़ा का, और जो बकिया 25 था उसमें से उन्होंने काट के कुछ 18 कर दिया, तो सिर्फ 18%। और पाकिस्तान का है जनाब 19%। पाकिस्तान खैर के पास कुछ माल तो नहीं है उनको देने के लिए, लेकिन 19% अलामती के तौर पे 1% कम। ये वो टिट फॉर टैट पॉलिसी होती है। आफ पाक, इसको AFPAC रीजन कहते हैं अमेरिकन, अफगानिस्तान पाकिस्तान रीजन।
और इंडिया ने बड़ी कोशिश करके अपने जब सफ़ीर यहाँ आते थे ना, पहले जो इंडिया पाकिस्तान को इकट्ठे मिलते हुए जाते थे अमेरिका के, इंडिया ने कहा तुम पाकिस्तान अफगानिस्तान को एक दफ़ा मिला करो और हमें अलग मिला करो। तो ऑफ पैक रीजन के अंदर टिट फॉर टैट जो पॉलिसी है उसमें 1:1 रेशियो पे ही चलते हैं। तो अगर पाकिस्तान का 19 है तो अमेरिका इंडिया का थोड़ा सा बेहतर 18 कर दें आप। ये उनके लिए बहुत बड़ी सियासी विक्ट्री है जो वहाँ पे बताएंगे कि देखो हमने ये हासिल कर लिया, हमने अपने लोगों को बता दिया। इसके ऊपर जो रद्द-ए-अमल पैदा हुआ क्योंकि मोदी गवर्नमेंट ने वेलकम किया है लेकिन वजाहत नहीं की टैरिफ की, रिडक्शन की डिटेल्स के ऊपर या क्या ट्रेड एग्रीमेंट पे हम तय पाने लगी है। तो अपोजिशन से बहुत हिट आया है और मैं एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट आपको दो दिखा देता हूँ। एक तो उन्होंने अमेरिकन छावनी डिक्लेयर कर दी अपने आप को, और कांग्रेस से केरला की जो कांग्रेस पार्टी है उससे बड़ी सी ट्वीट आई है कि सिंपली पुट हम एक अमेरिकन छावनी है और अमेरिकन टैरिफ जो 18% हमारे माल पे होगा और हम उनसे 0% चार्ज करेंगे उनके माल के लिए। अब इस्तीफ़ा दें और दफ़ा हैं मोदी साहब। मोदी साहब को इस्तीफ़ा देने पर आमादा करने की कोशिश है अपोजिशन की, क्योंकि वो काफ़ी देर से पिट रहे हैं कि हम अमेरिकन छावनी बनते जा रहे हैं। और ये इशारा मोदी के बैकिंग या हिंदुत्व के बैकिंग जो बिजनेसमैन हैं, अडानी अंबानी जैसे करेक्टर्स जो हैं, कि इनको सारे अमेरिकन या मगरबी कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं और ये इंडियन रुपी पे, इंडियन टैक्स पेयर मनी के ऊपर अपने गुलछर्रे और मज़े कर रहे हैं और एक्सपेंड किए जा रहे हैं और फाइनेंसिंग कर रहे हैं बीजेपी की, रादर दैन कि इंडियन अवाम को डेवलप किया जाए और इंडियन लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए। देखेंगे कि आइंदा कैसे ये डेवलप होएगा पाकिस्तान के अंदर। अब इस सारे का सबक क्या बनता है? जो हमने बेइज्जती करवाई अपनी अमेरिका की खातिर, अमेरिका की नेटरमेट की खातिर 6 महीने साल जो तमाशा किया, अब दैट नीड्स टू कम टू एन एंड। दोबारा ना गाज़ा पीस प्लान की बात कीजिएगा, वो अल्लाह काम से दरख्वास्त है, ना डोनाल्ड ट्रंप के नोबेल प्राइज़ का जिक्र कीजिएगा। और जो इतनी ज़्यादा कंसेशन हम उनको दे भी रहे थे कि हम मिनरल्स का भी सौदा करेंगे, हम आपको पोर्ट भी देंगे और आपको हम क्रिप्टो भी करवाएंगे। अल्लाह करे कि वो एक सिनिकल जैसे सिर्फ पोस्चरिंग थी और उसके अंदर कोई हकीकत नहीं शामिल थी। लगता भी ये कोई हकीकत शामिल नहीं थी। तो अमेरिका, उसके एलाइज हिंदुस्तान, यूएई, इसराइल, वो आपके एलाइज और दोस्त पक्के बुज़म फ्रेंड्स नहीं हो सकते। जो अभी यूएई के सरगना रिप्रेजेंटेटिव हफ्तर साहब यहाँ आए हुए हैं, अल्लाह करे ये भी वो एक मसनूई सी चीज़ हो, जैसे हम बैलेंस एक्ट या बैलेंसिंग एक्ट को मेंटेन करते हुए कर रहे हैं, जैसे कि इस्लामाबाद के एयरपोर्ट के मामले में किया था। हकीकत ये है कि जो हमने 2 साल 1.5 साल फ़लस्तीन और अहले फ़लस्तीन का बिट्रेयल किया है इस खातिर कि हम अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी के उल्लू सीधे कर लें, तो लगता है कि उल्लू भी नहीं सीधे होंगे और आप अपने प्रिंसिपल जो पोजीशन है उसको भी खो बैठेंगे। तो अभी भी वक्त है, कोई हर्ज नहीं है, अपनी प्रिंसिपल पोजीशन पे आएँ। ना 2 स्टेट, ना 3 स्टेट, ना 4 स्टेट, देयर इज़ ओनली 1 स्टेट सोल्यूशन फ़लस्तीन का, और उसका ताल्लुक बलूचिस्तान से भी उतना ही है जितना उसका सीरिया से ताल्लुक है, जितना उसका हमारे एलाय सऊदी अरेबिया से ताल्लुक है और हमारे एलाय तुर्की से ताल्लुक है। और लगता है ये कि आने वाले दिनों में सीरिया भी हमारा एलाय बन सकता है, और उसका उतना ही ताल्लुक है हमारे पड़ोस में ईरान के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई की तैयारी जो फ़िज़ा बनी हुई है। अल्लाह करे टल जाए, फ़िलहाल तो लगता है थोड़ी देर टली है ईरान के वो जो स्टारलिंक वाले क्रैकडाउन की वजह से कि उन्होंने बड़े तरीके से स्पाइज़ को और इन्फिल्ट्रेटर्स को पकड़ लिया, और ट्रंप पे भी जो है प्रेशर है उसकी अपनी पॉलिटिक्स का कि ना ऐसा कोई बड़ा एडवेंचर किया जाए, मिस एडवेंचर ईरान के मामले में। लेकिन देखते हैं। तो पाकिस्तान के इंटरेस्ट इस चीज़ में टाइड अप हैं, वो फ़लस्तीन का कॉज ही है, वो एग्जिस्टेंशियल कॉज है, वो एक आइसोलेटेड लड़ाई नहीं है। बार बार आपको कह रहे हैं, हालांकि पाकिस्तानी दानिश्वर जो है वो आपके चापलूस हमारी रियासत को खुश करने के लिए ये बातें कह देते हैं कि सर आपने क्या क्या मास्टर स्ट्रोक सर। तो खुदारा होश के नाखुन लें, ये बलोच इंसर्जेंसी का सिर्फ और सिर्फ एक उसकी झलक थी। अवाम को रिलीफ दें, अवाम में नेशनल कंसेंसस क्रिएट करें और फॉरेन पॉलिसी में अपने उल्लू सीधे करें, एक्चुअल अपनी पॉलिसी सीधी करें जो हमारी एक्चुअल गोल्स और मकासद हैं। और खुदारा अगर जान छुड़ानी है बलोच एक्ट ये जो मिलिटेंसी और इस मसले से है, तो आपको यहाँ पे जमहूरी राज राइज करना होगा। डंडे से सिर्फ और सिर्फ होम्योस्टेसिस या स्टेबिलिटी अचीव हो जाएगी, नीचे वो जो है वो फींसियाँ फोड़े और बुखार बन रहा होगा, उबल रहा होगा लावा, क्योंकि वो बीमारी जो है वो अंदर तक एक नस्ल में सीप इन कर गई है। उम्रें आपने देख ली सुसाइड अटैकर्स की। ये कोई मदरसे के ब्रेन वॉश बच्चे नहीं है जिनका आप कह सकते हैं कि चलो बचपन में इनको ब्रेन वॉश कर देते हैं या गुर्बत की वजह से आ रहे हैं। ये नज़रियाती फ़ाइटर हैं। ऑल्दो एज अ मटीरियल थ्रेट तो नहीं है पाकिस्तान के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म ये बड़ा मसला बनता जाएगा। एक और नस्ल में ये मर्ज़ मुंतकिल हो जाएगा अगर इसको भी जड़ से नहीं उखाड़ा जाएगा। इसमें तालीम का निज़ाम आता है, फॉरेन पॉलिसी के मकासद आते हैं, डोमेस्टिक लेवल पे नेशनल कंसेंसस आता है, बहुत सी चीज़ें आती हैं, लेकिन वो करने के लिए आमादा होना पड़ेगा। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।